जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई वीरेंद्र यादव जी, फ्रांचेस्का जी, भाई शिवमूर्ति जी, मृत्युंजय जी, अल्पना जी, नलिन रंजन जी, अनिल त्रिपाठी जी, पूजा जी, शालिनी साहब और गुलनाथ जी एवं भाई राजवर्धन जी तथा अन्य उपस्थित बंधु। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, शुक्रिया भाई के जी का और पतरस परिवार का कि आज मुझे यहाँ पर एक पूरी शाम जो है मेरे ऊपर केंद्रित कार्यक्रम रखा। जैसे इतना भी नाकाफी हो, पतरस सम्मान से नवाजा भी। इन सब के लिए आप सब लोगों का, विशेष रूप से भाई के का और पतरस परिवार का आभार, शुक्रिया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मुझे याद आया, कोई एक बातें याद भी आई कि जैसे हमारे आवत के लोग, मैं भी यही सुल्तानपुर का पड़ोसी जनपद का हूँ, तो यहाँ के लोग प्रायः कलकत्ता चले जाया करते थे, बंगाल चले जाया करते थे और बहुत सारे यहाँ भी लोग गीत बंगाल को लेकर के बने। आज जब देख रहा हूँ तो जैसे उल्टा चक्र हो गया हो, बंगाल यहाँ चला आया है इतनी संख्या में, तो बहुत सुखद लगा। और ये जिसे कहते हैं कि भगीरथ प्रयास से ही गंगा आई थी, तो ये भगीरथ प्रयास भाई के का है और वो इतना सारा कर रहे हैं, इतनी सुनियोजित ढंग से, और वहाँ से आ करके और इतने समर्पण के साथ कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। दोस्तों, इसलिए भी आज का क्षण, आज का दिन एक विभोर करने वाला, भावुक कर देने वाला वक्त है कि प्रायः हम लोग जाते ही रहते हैं गोष्ठियों में। और पिछले ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ आप देखें तो गोष्ठियों का स्वरूप बदलता रहा। हमारे हिंदी लोक नृत्य में कहते हैं, गोष्ठियों का स्वरूप बदलता रहा। पहले गोष्ठियाँ छोटी छोटी होती थीं और घरों में, छोटी कहीं स्कूल के कमरे में, कहीं कोई जगह मिल गई। इलाहाबाद में तो हम लोग प्राय घरों में गोष्ठियाँ कर लिया करते थे। नलिन जी हैं, उन्होंने बड़ी जागृति लखनऊ में फैलाई। लेकिन अब पिछले 10 वर्षों में लगभग गोष्ठियों का स्वरूप जो है, साहित्यिक आयोजनों का स्वरूप इतना पूंजी केंद्रित होता जा रहा है, जिसमें पैसे का इतना बड़ी बड़ी कारपोरेट पूंजी का निवेश होता जा रहा है। और वो बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में गोष्ठियाँ होने लगी हैं। हवाई जहाज से लोग बुलाए जाते हैं, फिल्म स्टार लेखक बन करके वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो किरदार बदल रहा है और जो अपने साथ एक अपसंस्कृति भी साहित्य को ला रहा है। जैसे आज रायबरेली के इस माधवपुर जगह में ये जैसे प्रतिरोध का एक छापा हो कि देखो ये गोष्ठी ऐसे भी हम कर रहे हैं, और जो ये कारपोरेट पूंजी के निवेश से जो एक साहित्यिक आयोजन हो रहा है, उसका जैसे एक प्रतिपक्ष आज का ये कार्यक्रम है, जो एक बहुत सुनियोजित सभागार में और जिसे क्या कहते हैं, इवेंट मैनेजरों द्वारा डिजाइन किए गए एक सौंदर्य के समानांतर, ये नीम के पेड़ों के नीचे, ध्यान रखें मैं नीम के पेड़ नहीं कह रहा हूँ, चारों तरफ यहाँ नीम के पेड़ हैं। ये नीम के पेड़ भी जैसे मैं कहूँगा एक प्रतिरोध के जैसे हमारे सिपाही हों, जिसके नीचे बैठ करके 3 दिन ये कार्यक्रम चलता रहा है जो है वो। तो ये एक बड़ी मुझे सुंदर बात लगी। और प्रायः मेरे उपन्यास में भी आप देखेंगे नीम का पेड़ जो है वो हमें अपने 2 तरह से हमारे जीवन में असर डालता है। भौतिक जीवन में तो डालता ही है कि वो दांत के लिए फायदा है, छांव देता है, लेकिन नीम का पेड़ जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो एक संबंधों को समृद्ध जोड़ने वाला, गांठ बांधने वाला, जैसे जितने हमारे लोक गीतों में नीम का पेड़ आया हुआ है, शायद आम को भी टक्कर देने वाला या उससे भी आगे बढ़ जाने वाला जो वृक्ष है वो नीम का पेड़ है जो है वो।
तो नीम का पेड़ जहाँ हमारे इमोशन को मजबूत करता है, जहाँ हमें अपनी मेमोरी में ले जाता है, हमेशा नीम के पेड़ के नीचे, जैसे मेरे उपन्यास में भी मेरा एक किरदार, जब उस नीम के अपने घर के सामने जो नीम का पेड़ है, जब उसके नीचे जैसे ही वो खाट बिछाकर लेटता है तो अपनी मेमोरी में चला जाता है, स्मृतियाँ खुलने लगती हैं। तो इस आयोजन में हमारे मेरे भीतर एक सुल्तानपुर की, एक गांव की, एक कस्बे की, अपने पुराने जीवन की और एक शक्ति की, जहाँ से वो केवल पुराना जीवन हमारा पुराना जीवन नहीं था, बल्कि वह हमारा एक, जिसे कहते हैं, पावर हाउस है। मैं तो अपने तय यही मानता हूँ कि हमारा जो एक छोटेपन का जो संसार था वो हमारे लेखन का पावर हाउस है। वहाँ से हम हर लेखक, ये मेरे लिए ही नहीं, कोई मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मुझे लगता है हर लेखक के लिए उसका गांव, उसका कस्बा पावर हाउस है, जहाँ पे लिखने के लिए, अपने शब्दों के लिए वो शक्ति प्राप्त करता है। तो वो एक तरह से फिर यहाँ से ऊर्जा लेकर, शक्ति लेकर माधोपुर से हम लोग जाएंगे और सब अपना अपना काम करेंगे। और वैसे ही काफ़ी बोला जा चुका है। और अब जैसा कि एक गुलनाथ जी ने शायद मेरे ख्याल से सवाल एक रखा, सवाल जो आपका सब मुझसे भाई के लिए कहा था, आप लोगों से भी कहा जो सवाल, कि मेरी समस्या है कि मैं भूल जाता हूँ, चाहे स्मृति की जितनी वकालत करूँ लेकिन भुलक्कड़ हूँ। हाँ, अभी आप लोग कई बार अगर कई सवाल आ जाएंगे तो मैं भूल जाऊँगा कौन कौन से सवाल थे, इसलिए ये रास्ता चुना कि एक सवाल का उत्तर हो जाए तब अगला सवाल हो। तो चूँकि पहला सवाल वक्तव्य देने के दौरान वो आलोचना नहीं, आलोचना होती तो शायद मैं अपने ऊपर प्रशंसा या आलोचना किसी का भी उत्तर देना मुझे नहीं लगता कि लेखक को शोभा देता है, लेकिन वो प्रश्न के रूप में किया गया था और अपेक्षा की गई थी कि उसका जवाब मैं दूँ। तो दो शब्द मैं बहुत विनम्रता पूर्वक उस पर कहना चाहता हूँ। कहा गया था कि स्त्रियाँ वो पर निर्भर हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो आधुनिक हैं, जो स्वतंत्र हैं, वो बुरे रूप में चित्रित की गई हैं। तो यह कहना है कि ये आज आप 2024 में अगर आप पाठ करेंगे पुरानी चीज़ों का तो शायद इस तरह दिखेगा, लेकिन ये भारतीय यथार्थ की यही विडंबना रही है, ट्रेजेडी रही है कि ज़्यादातर स्त्रियां, खुद हमारी ही पीढ़ी में ज़्यादातर दोस्तों की जो पत्नियां हैं जो वो आत्मनिर्भर नहीं रही। हम लोगों की पीढ़ी तक एक जनरेशन अगर आप और पहले जाइए, ये हमारे बाद की भी जनरेशन में बहुत सारे लोगों के बहनें, बहुत सारे लोगों की पत्नियां, भाभियां सब ऐसे ही एक गृहिणी के रूप में रही जो है वो। तो एक ऐसी स्त्रियां चूँकि हमारे समाज में थीं, तो अगर आज हम 2024 में की स्त्री से, उसकी आकांक्षाओं से, उसके संघर्ष के, उसके स्वरों से अगर हम मिलान करेंगे तो शायद लगे कि वो ऐसी क्यों है। तो ये हमारे एक उभार जो है स्त्रीवादी चेतना का, उसका एक द्योतक है कि हमें वो चीज़ मथती है कि ऐसी क्यों है। लेकिन मैं यही आपसे इसी बिंदु पर बहुत ही अतिशय विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि साहित्य हमेशा, खासतौर पर आख्यान में, हमेशा सकारात्मक चरित्रों से ही आपके भीतर वो संवेदना नहीं पैदा करता है, विचार नहीं पैदा करता है। बहुत ट्रैजिक, बहुत पराजित, बहुत हारे हुए चरित्रों के जरिए भी आपके भीतर एक विजय की कामना साहित्य पैदा कर देता है। कई बार जो है अक्सर करता है जो है, जैसे अगर गोदान में होरी पछाड़ खाकर गिर पड़ता है अंत में, तो वो एक किसान की पराजय का ही उपन्यास नहीं बन जाता है वो जो है। यह घीसू माधव बहुत नकारात्मक चरित्र है। तो घीसू माधव आप कहें कि प्रेमचंद, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं और वो भी विमर्शवादी लोग हैं कि मानते हैं कि प्रेमचंद ने तो बहुत नकारात्मक चित्रण किया है, लेकिन आप जब कथन कहानी पढ़ेंगे, घीसू माधव को पढ़ेंगे, तो आपके भीतर क्या चेतना पैदा होगी? चेतना यह पैदा होगी कि प्रेमचंद यह कहना चाहते हैं कि जिस समाज में श्रम से इतना शोषण होता है, श्रम का, कि लोगों का श्रम पर से, श्रमिक का श्रम पर से विश्वास खत्म हो जाता है, उस ट्रेजेडी की तरफ इशारा करते हैं। तो साहित्य बहुत बार मुखर होकर के, बहुत बार इशारों में, बहुत बार अंडरटोन में और बहुत बार पराजय में भी जीत का स्वप्न देखता है साहित्य जो है वो।
तो एक अदृश्य में भी जो दिखलाने की जो एक क्षमता, और इसीलिए साहित्य विशिष्ट होता है कि उसमें जो दिख रहा है वैसा नहीं होता है, कई बार उसके पार भी चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ की जो कुछ नाम भी जैसे कुछ कहानियों का लिया कि भाई उसमें स्त्री ऐसी है, तो जनाब मैं कोई आदर्श चरित्रों का निर्माता नहीं हूँ। प्रायः मैं अपने जीवन में, अपने लेखन में, मैं तो आदर्श उसके समानांतर जो पुरुष है, जरा आप देखिए, मान लीजिए राजदेव की स्त्री आपको बहुत विचलित करती है, तो राजदेव खुद कैसा है? जब आप एक स्त्री, अगर स्त्रीवाद की चेतना से आप देखेंगे तो उसके समानांतर जो किरदार है, जो मान लीजिए एक विपरीत है या पुरुष है, पुरुष वर्चस्व वाला है, तो राजदेव का कौन सा सकारात्मक चरित्र है? यह अगली सदी के प्यार का रिहर्सल में जो किरदार है, खुद वह भी लंपट है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक अधःपतन में कैसे दोनों लिप्त हैं। अब उसमें कहा जाए कि नहीं साहब, पुरुष तो लिप्त है और स्त्री तो महान होती है इसलिए लिप्त नहीं है, तो उसका असर बच्चे तक में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जलडमरू मध्य में कि खाली क्या जो क्या नाम उसका, चिन्मय, तो चिन्मय भी उतना ही है जितना उसकी पत्नी है, और यहाँ तक कि उसने कैसे दोनों ने मैनेज करके उसके उनके बच्चे में भी वो चीज़ भर दी है, लालच। तो मुख्यतः कहानी जो समाज कैसा निर्मित कर रहा है, वो स्त्री को भी निर्मित कर रहा है, पुरुष को भी निर्मित कर रहा है। और रही बात नकारात्मक चरित्र सवाल या उसे प्रश्नांकित करने की, तो लेखक को एक ईश्वर को भी कटघरे में, ईश्वर को ही कौन सा छोड़ते हैं लेखक। अगर वक्त आया, जरूरत महसूस हुई, तो ईश्वर को भी सवालिया सवाल किए जाएंगे। उनकी भी नकारात्मक, राम की नकारात्मकता का कितने सारे लोक गीत बने, कितनी सारी कथाएं लिखी गई, तो एक पाठ होता है। तो साहित्य में प्रच्छन्न एकदम जो स्पष्ट दिखता है, उस मेरे ख्याल से उसका एक जो न दिखता हुआ भी पाठ होता है, जो आशय होता है लेखक का, तो उसमें जाना चाहिए। और मैं यही अपनी बात को यही रोकता हूँ, अगले सवाल की प्रतीक्षा। आप कुछ कर रहे थे सवाल। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बतरस सम्मान 2024 के लिए। और चूंकि मैं आपसे पूर्व की मुलाकात में बता चुका हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का शोधार्थी भी हूं, तो इस निमित्त मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप हिंदी विभाग की जो 2024 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसकी एक उपलब्धि के रूप में मैं कथाकार अखिलेश को पाता हूँ। इस नाते आपसे मेरा एक नाता भी जुड़ जाता है। आप मेरे सीनियर हैं, और फिलहाल मेरा जो प्रश्न है ये है कि एक संपादक और एक कथाकार के रूप में आपकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं और आप उन कठिनाइयों से कैसे जूझते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके सृजन पर तो बात हुई, लेकिन संपादन करने पर शायद कोई चर्चा नहीं हो पाई। तो मैं एक संपादक और एक कथाकार के संघर्ष की थोड़ी सी जिज्ञासा है मेरी, मेरा यही प्रश्न। ऐसा लोगों को लगता है कि बड़ा संघर्ष है, बड़ा कठिनाई है, लेकिन कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे को कोई अगर मान लीजिए वक्त के हिसाब से आप तौलेंगे तो हो सकता है कुछ वक्त, लेकिन संपादन को चला जाता है तो नुकसान भी होता है। लेकिन एक फ़ायदा भी उसका है कि एक सेंस ऑफ एडिटिंग, हिंदी में मेरा मानना है कि जो हमारा ज़्यादातर कथाकार जो हैं, तो उनमें एक एडिटिंग का सेंस कम होता है। तो इसने सिखाया कि सेंस ऑफ एडिटिंग, कौन चीज़ को कहाँ विस्तार इतना देना है, इस सीमा पर नहीं देना है, काटना है, ये सब चीज़ें किया। दूसरे एक बहुत बड़े लेखक संसार से एक नाता जोड़ने का मौका मिला। हमारे खास तौर पर अपने से बाद की जो जनरेशन है उसके बेहतरीन कथाकारों से आप जुड़ते हैं, तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और लेकिन कुल मिलाकर थोड़ी बहुत किसी वक्त में झुंझलाहट हो सकती है कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कठिनाई है। और कोई साथी? तेजस। तो सर्वप्रथम आपको मेरा सादर प्रणाम।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले ही वर्ष मैंने आदरणीय शिव मूर्ति जी से एक प्रश्न किया था कि लिखें, अगर हम लिखना चाहें तो लिखें क्या। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास किया। कुछ समय तक मैंने काफ़ी लिखा। उसके बाद जैसे कि मैं एक विद्यार्थी भी हूँ, तो उसके बाद मेरा लिखना एकदम ही बंद हो गया। अब बीच में मैंने फिर लिखना शुरू किया है, लेकिन इससे तो कुछ हो नहीं सकता। इससे ना पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी और ना जो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ वो हो पाएगा। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि अगर लिखें, अगर कोई लिखना चाहता है लेकिन लेखन को अपना मूल लक्ष्य नहीं बनाना चाहता, तो उस तरह से टाइम को कैसे एडजस्ट करें कि हम कंसिस्टेंसी से लिख भी सकें और हमारा जो मूल लक्ष्य है उससे हम भटके ना। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि तो अभी जो मेरा सुझाव है कि अभी जब वक्त मिलेगा आपको, तो अधिक से अधिक अच्छा साहित्य जो आपके परिचय में हो, मान लीजिए के श्रीवास्तव जी हैं, तो अच्छी किताबों के नाम उसे लीजिए, प्राप्त करिए। और जब मौका मिले, ऐसा नहीं कि आप सब पढ़ाई, अपनी पढ़ाई छोड़ करके उसमें शामिल हो जाइए, लेकिन छुट्टियों में जैसे बहुत सारे बच्चे टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पर कोई गेम खेलते रहते हैं, तो आप उस समय को चुराइए। गेम खेलने से जो भी मतलब इस तरह होता है, तो आप पढ़िए, अच्छा साहित्य जो है वो आप पढ़िए। दूसरी चीज, जब मौका नहीं भी है तो आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, कहीं स्कूल जा रहे हैं, अपने टीचर, तो अपने अनुभवों को गहराई से, उसको लोगों के बिहेवियर को, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या सोचता है, क्या कैसा चाहिए, आपके टीचर होंगे ही, तो उनका और सबका अलग अलग रवैया होगा, तो सबको ऑब्जर्व करिए। तो एक आदमी को पहचानने की, परखने की एक कोशिश करिए, जो है वो उनके मनोविज्ञान को, उनके सोच विचार को, और उनके कौन कैसे हंसता है। तो इस तरह से शुरुआत मेरे ख्याल से हो सकती है। जैसे मैं मुद्रा जी का, मुद्रा राक्षस जी का अभी जिक्र हुआ, वो भी बड़े लेखक थे, तो और बड़े लेखक के साथ वो जुड़े, जो सबसे बड़े लेखक आज़ादी के बाद के रहे, अमृतलाल नागर। तो उन्होंने कहा कि मैं भी जरा बताइए मुझे लिखने के लिए क्या करना चाहिए। तो अमृतलाल नागर ने कहा कि ऐसा है कि तुम आज सवेरे अब कोई काम मत करो। उनका लिखते थे, वो बोलते थे नागर जी, मुद्रा राक्षस लिखते थे। उन्होंने कहा कोई काम मत करो, तुम निकल जाओ अमीनाबाद। अमीनाबाद जो है वहाँ का मार्केट है, अब वहाँ जो आदमी दिखे उसकी आंखों को देखो, तरह तरह के लोगों की आंखों को देखो और देखो और सोचो कि मतलब ये किस तरह का आदमी होगा, तो और वो कैसे चलता है, क्या कहाँ क्या किस दुकान पर रुका। इस तरह से उन्होंने आदमी को पढ़ना। तो एक चीज है, जब मौका मिले, जब छुट्टी हो, जब समय मिले, और तब आप साहित्य पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए। और जब भी आप मेट्रो में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, तो आदमी को पढ़िए। तो अभी तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें अगर होंगी, तो फिर जिस दिन आप कदम चलाएंगे आगे जाएंगे। धन्यवाद सर। मेरा एक प्रश्न है कि ये जो समा बंधा हुआ है साहित्य का, यहाँ पर जी, यहाँ पर पाठक भी हैं, और हमको लगता है कि इतने योग्य साहित्यकारों का एक साथ मंचन बहुत मुश्किल से हो पाता है। समाज में एक साहित्यकारों का ये रोना बहुत ज्यादा हो गया है कि पाठक नहीं है, पाठक नहीं है, पाठक नहीं है। वास्तव में इस पाठक के टूटेपन के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा साहित्यकार कितना जिम्मेदार है इसके लिए, इसकी दूरी पैदा करने के लिए? पाठक पहले तो था, दिनकर जैसे राजनीति में और क्रांतिकारी रूप में बहुत था, लेकिन आज के साहित्यकारों में ऐसी क्या बात हो गई कि वो उससे पाठक दूर होता जा रहा है? क्या बहुत गूढ़ साहित्य हो गया है, आम पाठक से दूर हो गया है? जबकि आपका साहित्य जो हमने पढ़ा अभी, जैसा कि चर्चा हुई, एक सामान्य मनुष्य का साहित्य, बावजूद इसके आम जनता में इस साहित्य के प्रति रुचि क्यों नहीं पैदा हो पा रही? देखिए, मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा जो बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से लेखक और पाठक के बीच जो गैप है वो बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। अगर आप कहें कि वो पाठक मैं कह दूं पाठक जिम्मेदार है, और पाठक कहे लेखक क्या कमाल लिखता है, क्यों पढ़े, वही जिम्मेदार।
और प्रकाशक बोले कि जो पढ़ता है वह मैं तो वह जो बिकता है वो छापूंगा, तो मैं तो उस तरह का छापता हूँ। पाठक बोले जो छपता है मैं तो वही पढ़ पाऊंगा भाई, तो मैं तो एक व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले वक्त में जो हमारी जो सामाजिक बदलाव हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं समाज में, वो काफ़ी कुछ जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार बदलाव इस तरह से हुए हैं कि टेक्नोलॉजी, मोबाइल हाथ में जब से आया है, आप देखिए तब से रीडिंग हैबिट लोगों की चेंज हो गई है। वो जो खाली वक्त में पढ़ते थे लोग, पत्रिकाएं पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, अब वो खाली वक्त नहीं भी है, कहीं बड़ी व्यस्तता का भी वक्त है जरूरी। यानी आप शमशान घाट में भी किसी के निधन पर आप गए हैं, वहाँ भी आप मोबाइल ही खोल करके आप जो भी देखते रहे, जिसकी जैसी रुचि होती हो वो देखने लगता है जो है वो। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि वो राम की शक्ति पूजा निकाल करके खाली वक्त में पढ़ने लगे जो है वो। तो इसमें एक मार्केट, तो मार्केट क्या है कि आप हमेशा, जैसे ज़्यादातर लोग मिंत्रा खोल लेंगे कि क्या पैंट आया है, जीन्स क्या आया है, मोबाइल कौन सा आया है, खरीदना भले भी ना हो। अभी आपने, अच्छा वो दिखा भी देगा, आपने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज एक थैला खरीदना है, अब वो पता चला आपने तो अपनी पत्नी से कहा लेकिन ये सुन लेता है आई के थ्रू, और उसके बाद पता चला 50 थैलों का विज्ञापन आने लगेगा, आप एक एक उसको देखने लगते हैं। तो उसको एक व्यक्ति पर देखिए कि पहले मुर्गी कि पहले अंडा, इस डिबेट में आप अगर मैं उस तरह सरलीकृत नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर और खास तौर पर कोरोना काल के बाद जो है, आप देखिए जो कोरोना का पीरियड था, उसने घर में अखबार आने बंद हो गए, किताब तो छूते ही डर लगता था कि भाई कोई किताब पैकेट भी आ गया तो 8 दिन आप उसको रखे रहते थे, छूते नहीं थे। तो उसने क्या किया, सबको नेटफ्लिक्स, ये इसे क्या बोलते हैं, OTT प्लेटफॉर्म, तो आपका सब चेंज हो गया जो है वो, और वो चेंज होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ एक शॉर्टकट अपनाया, इससे लड़ने के बजाय हिंदी साहित्यकारों ने ये सोचा कि हम तो OTT टाइप का ही लिखें। भाई OTT अगर ये कार्यक्रम सफल है तो इसलिए सफल है कि वो 7 सितारा 5 सितारा के समानांतर एक नीम के पेड़ों के तले हो रहा है जो है। और हिंदी के बहुत सारे लेखकों ने ये किया कि OTT, हम OTT पर OTT, अच्छा लोग OTT देख रहे हैं तो चलो अपन OTT टाइप का लिखते हैं जो है वो, खूब अश्लील बना देते हैं, खूब हिंसा भर देते हैं उसमें। तो इस तरह से लिखना शुरू किया। तो एक मार्केट का दबाव रहा। मुझे लगता है रीडिंग हैबिट कम होने के पीछे कई कारण है, एक कारण नहीं। और कोई ठीक और प्रश्न है, आप अपनी और कुछ कहना चाहते हैं? बस अंत में आपने देखा ही होगा कितनी विचार उत्तेजक बातचीत भी हुई, यहाँ से भी विचार उत्तेजक बातचीत हुई, वहाँ से भी हुई। तो एक बहुत भरा पूरा हृदय लिए मैं यहाँ से जाऊँगा और लगातार आप लोगों को, आप लोगों की बातों को और के भाई के प्रेम को, सम्मान को सब बहुत दिनों तक याद रखूँगा और समय समय पर जैसे उनकी याद को जगाऊँगा। थैंक यू।